सभी को नमस्ते। मेरा नाम संदीप प्रकाश और आज के सत्र के लिए होस्ट के रूप में मैं हूँ। जैसा कि अभी स्क्रीन पर सब लोग देख ही रहे थे, हमारे बीच विजय मीरचंदानी भैया पुष्कर अजमेर राजस्थान से हैं और आज हमें बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर उनका व्याख्यान हम लोग सुनेंगे। और ये ग्रुप जैसा कि सबको पता ही है कि मनोविज्ञान में लेखन के लिए बना हुआ है और विभिन्न आगंतुक व्याख्यानकर्ता से हम निर्देश लेते हैं, मार्गदर्शन लेंगे और उस अनुरूप जो मनोविज्ञान की पुस्तक का लेखन होना है, जो प्रचलित मनोविज्ञान है, उसके साथ जो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान है उसको कैसे उच्च शिक्षा में एमए साइकोलॉजी में लेकर के आएंगे, उसके लिए एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए इन व्याख्यानों की श्रृंखला है। तो ऐसे में विजय भैया का हम स्वागत करेंगे। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी संक्षेप में ये रखूं कि ये काफ़ी ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं। तकरीबन 30 वर्ष की आयु है, लेकिन ये व्याख्याता के पद पर हैं कॉलेज में। इनकी शिक्षा एमए पॉलिटिकल साइंस से हुई है, पीएचडी भी ऑनगोइंग क्रम में रहा है और उसका जो मुख्य उन्होंने पीएचडी के लिए टॉपिक रखा था वो है रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो पुस्तक की प्रासंगिकता राजनैतिक सामाजिकरण में, तो एक अच्छा विषय लेकर उन्होंने अपना अच्छा समय लगाया है। तो मुझे लगता है कि जो पुस्तक लेखन के लिए हम बढ़ रहे हैं उनमें उनका मार्गदर्शन जो है हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसके साथ ही उनकी जो है मैट, जेआरएफ और सब क्लियर करने के बाद अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ भी इनका काम करना हुआ है और ये बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के इंसान हैं, जैसा कि मुझे इनसे बात करने का अवसर मिला। और एक संयुक्त परिवार में इनकी भागीदारी है, ये अविवाहित हैं और यदि ये इस शिक्षा के मानवीयकरण की दिशा में हमारे साथ हैं तो हमारे लिए एक बड़े बल के रूप में आने वाले समय में रहेंगे, ऐसा मैं देखता हूँ। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए भैया को आमंत्रित करता हूँ बाल मनोविज्ञान पर विशेष दृष्टि हम लोगों के बीच में रखें ताकि हमें लेखन में सुविधा हो सके। धन्यवाद भैया। आप जैसा चाहें, यदि वीडियो ऑन करके कोशिश करें, यदि सफल ना हुआ तो और वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। भैया ये स्क्रीन शेयर कैसे करेंगे यहाँ से? ये बीच वाली बटन है शेयर स्क्रीन, जो ग्रीन कलर का एरो है, वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो ओपन विंडो ऑलरेडी आपके लैपटॉप में होगा उसके आइकन्स दिखाई देंगे। जिस भी स्क्रीन को आपको शेयर करना है उस आइकन को आप क्लिक करेंगे, वो शेयर शुरू हो जाएगा और हम कंफर्म कर देंगे आपको। जी, अभी दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी थ्योरीज कंसेप्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, ऐसा स्क्रीन आपने लगा रखा है। अच्छा, अभी पूरा स्क्रीन पे आ रहा है क्या? जी हाँ भैया, पूरा स्क्रीन आ रहा है। आप थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक दिख रहा है ना एकदम? जी मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत ही स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। स्वागत है। सभी को नमस्कार। और इस प्रस्तुति तक पहुंचने के लिए कई लोग मददगार रहे, है ना, बहुत सारा सोर्स मटेरियल और उन सब की प्रेरणा भी रही कई लोगों की, और उन सबके प्रति मेरी कृतज्ञता है जो भी आज मैं प्रस्तुत करूंगा। और चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में शुरू करने से पहले थोड़ी पृष्ठभूमि जो मुझको ऐसा लगता है कि ऐसा समझना आवश्यक है, वो ये है कि कोई भी विषय या जिसको कहें कि जो स्कूल सिस्टम है ये पूरा, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है ना, जिसमें ज्ञान को जो है अलग अलग विषयों में बांटकर बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है।
16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी तक का ये पूरा दौर है। और ये दौर वही है जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही है, और सांस्कृतिक रूप में जो है वो नवजागरण और रेनेसा है ना, जिसको कह रहे हैं इंग्लिश में, वो आ रहा है। तो इन सब का प्रभाव जो है वो इस स्कूल एजुकेशन पर देखने को मिल रहा है। और मूल में मूल में जो है वो ये बात है कि जितना भी बड़ा बाजार है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद खड़ा हुआ, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सारा विषय है ना, जिसमें जिसमें अलग अलग तरीके का साइंस एजुकेशन है, या विषयों में हम ज्ञान को जो है अलग अलग बांटकर जो है व्यवसायिक कौशलता जो कुशलता है वो परोसने का प्रयास हुआ। और इसमें बहुत सारे विषय, इवन मैं जिस विषय को पढ़ता पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस है, वो उसका पहला डिपार्टमेंट जो है वो 18वीं शताब्दी में स्थापित हो रहा है, या ये मनोविज्ञान है भी दर्शन से अलग इस दौर में हो रहा है। तो ये जो अलग अलग दौर में जो विषय आधारित शिक्षा है, ये बेसिकली इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए है कि जो मार्केट को चलने के लिए जितना भी फोर्स चाहिए वो स्कूलों के माध्यम से और इस बाय एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से ये वहां तक पहुंचे। आगे हम इसको और समझेंगे कि किस किस तरीके से अनेक एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से जो है वो बहुत सारी चीजें स्कूलों तक और शिक्षा तक पहुंची। तो इसकी पृष्ठभूमि में मूलतः ये है कि कैसे मनोविज्ञान या कोई भी विषय कैसे क्यों इवॉल्व हो रहा है, या उसका उसका उस समय का ऑब्जेक्टिव कैसा था। दूसरी स्लाइड में जो जो इस पूरा प्रोजेक्ट है मनोविज्ञान की पुस्तक लिखने का, उसका उसका जो रेफरेंस है वो एक तो शिक्षा का लघु प्रस्ताव बिंदु बाबा जी का जो लिखा हुआ है, उसमें 4.10 बिंदु और 4.11, इसमें ये कहा गया कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय शाला और शिक्षा मंदिरों मंदिरों की गुणात्मक एकता और सूत्रता को एक सूत्रता को स्थापित करना है। यानी कि जितना भी करिकुलम और मटेरियल पढ़ाया जा रहा है वो सारा उस पर एक सूत्रता हो, कोई गैप ना हो उसमें। और दूसरा है 4.11, उन्नत मनोविज्ञान के संदर्भ में निरंतर शोध एवं अनुसंधान व्यवस्था को प्रस्थापित करना। जो हम ये काम कर रहे हैं, एक तो जो कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी है उसको समझना, उसके गैप्स को फाइंड आउट करना, और मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में किस तरीके से हम जिसको कहें ना संस्कार पक्ष है ना, मनोविज्ञान के साथ जो संस्कार पक्ष का है उसका भी हम अध्ययन कर पाए। और इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए बहुत सारा आधुनिक साहित्य का मैंने यूज किया, जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की कुछ किताबें थी, कुछ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स थे। तो उसके आधार पर मैंने इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया। चाइल्ड साइकोलॉजी में मूलतः जो है वो किसी बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है उसका अध्ययन है ना। और जिसके जो प्रणेता माने जाते हैं वो जीन पियाजे माने जाते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में जो डेवलपमेंटल थ्योरियां हैं वो कई सारी हैं है ना। उसमें जीन पियाजे का भी नाम है और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का नाम है, जिसमें मूलतः जो है मैं प्रयास करूंगा कि आज एक थ्योरी के ऊपर, जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। बेसिकली इसको जो कंस्ट्रक्टिव मॉडल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। मूल तक ऐसा माना गया कि ज्ञान जो है उसका निर्माण होता है। जीन पियाजे ऐसा मान रहे हैं कि ज्ञान का निर्माण हो रहा है। तो इसमें जो स्लाइड्स में जो है वो जैसे 3 पॉइंट जो शुरुआत के हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी कह रहे हैं जीन पियाजे को, और ऐसा मान रहे हैं कि उन्होंने जो है, अच्छी बात यह है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए या उस जिन ऑब्जर्वेशंस के साथ इन्होंने शुरुआत की वो अपने बच्चों के ऊपर की है ना। उनके 3 बच्चे थे और उन तीनों के कॉमन ऑब्जर्वेशन से जो निष्कर्ष निकले उनको उन्होंने प्रस्तुत किया। दूसरा, ऐसा जीन पियाजे मानते हैं कि चिल्ड्रंस आर एक्टिव लर्नर है ना, लाइक अ लिटिल साइंटिस्ट। उनका ऐसा मानना है कि छोटे बच्चे जो खासकर कि 12 वर्ष तक की आयु के बहुत खोजी प्रवृत्ति के होते हैं और जिज्ञासु होते हैं, जैसा मध्यस्थ दर्शन की भी बच्चों को लेकर जो प्रस्थापना है। और एक्टिव लर्नर होते हैं, वो बैठ के केवल देखते नहीं है, केवल सुनते नहीं है, बल्कि पार्टिसिपेट करते हैं।
और तीसरा वो मानते हैं कि ये जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ स्टेज, मतलब एक दिन में जो है वो विकास नहीं हो रहा है, उसमें उसका एक लगातार एक चरण है। और वो ऐसा मानते हैं कि किसी भी बच्चे में कुछ इनबिल्ट एबिलिटीज होती हैं जिसको स्काइमा कह रहे हैं। स्काइमा का अर्थ है कि किसी भी बच्चे में कुछ इनबिल्ट एबिलिटीज हैं। जैसे जन्मजात बच्चा जब स्तनपान करता है तो उसको वो विधि किसी ने नहीं सिखाई, लेकिन वो उसमें इनबिल्ट है, ऐसा वो मान रहे हैं। दूसरा, इसी के आगे जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो अडेप्शन, है ना, ग्रहण करता है अपने आसपास के वातावरण से चीजों को। और उसके दो बिंदु हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। असिमिलेशन का मतलब आत्मसातीकरण, किसी भी ज्ञान को जो असिमिलेट करता है, मतलब नए ज्ञान, कुछ ज्ञान उसके पास पहले से है और कुछ नए ज्ञान को वो अपने अंदर आत्मसात करता है, इसको वो असिमिलेशन कह रहे हैं। और जो ज्ञान उसके पास पहले से है उसको पहले नए ज्ञान को आत्मसात करके उसके साथ उसको समायोजित करने की प्रक्रिया को अकोमोडेशन कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जीन पियाजे ऐसे मान रहे हैं कि बच्चे में कुछ इनबिल्ट कुछ ज्ञान है, कुछ ज्ञान वो वातावरण से अर्जित करता है, उसके अंदर जो ज्ञान है उसके साथ उसका समायोजन करता है। और इन दोनों में तालमेल, यानी कि असिमिलेशन और अकोमोडेशन में जब तालमेल बना लेता है तो इसको इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। तो इस तरीके से ज्ञान का निर्माण किस तरीके से हो रहा है किसी बच्चे में, है ना, उसको ये इस तरीके से बता रहे हैं। तो चार स्टेजेस जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, एक तो पहला सेंसरी मोटर, जिसमें वो बताते हैं कि 0 से 2 वर्ष तक की जो बच्चे होते हैं उनमें किस होता है। और फिर 4 स्टेजेस के नाम है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो प्रथम 0 से 2 तक के जो इसमें आयु वर्ग में, जिसमें शैशव अवस्था का काल होता है, बेसिकली जो छोटा बच्चा है वो सेंस बेस्ड एक्टिविटीज करता है ना, वो देखने का प्रयास करता है, अपने जो सेंसेस के माध्यम से जो है वो ऑब्जर्व करने का प्रयास करता है। और उसमें धीरे धीरे लगभग 1.5 से 2 साल के आयु में जो है वो एक ऑब्जेक्ट परमानेंस की, ये चीज कौन सी है, ये क्या है, इसका कुछ कुछ भास होने लगता है। प्री ऑपरेशनल पीरियड, जिसमें 2 से 6 साल तक का जो पीरियड माना जाता है, जिसमें उसमें थोड़ा भाषा का विकास हो रहा है, वो कुछ मिमिक कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन दे रहा है, और कुछ सिंबलों प्रतीकों के माध्यम से वो प्रस्तुत होने का या भाषा के माध्यम से प्रस्तुत होने का प्रयास करता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड को 7 से 11 वर्ष की आयु के लिए मानते हैं और कहते हैं कि इस दौर में जो है वो बच्चे का लॉजिक डेवलप हो रहा है और इंडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो रही है। इंडक्टिव थिंकिंग का मतलब है कि विशेष से जो है वो सामान्य की तरफ सोचना वो शुरू करता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल के बाद, जिसमें वो अमूर्त अवधारणाओं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में वो सोचने लगता है और विशेष से सामान्यकृत सिद्धांतों की तरफ वो जाता है। तो इस तरीके से किसी भी चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ऐसा जीन पियाजे की ये पूरी थ्योरी बताती है। इसका जो एजुकेशनल इम्प्लीमेंशन है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के माध्यम से, कि किस आयु वर्ग में जो है वो बच्चा क्या क्या सीखता है। वो अब चार्ट देख रहे होंगे कि शुरुआत में जब बच्चा पढ़ना लिखना या पढ़ाई शुरू करता है तो कुछ कुछ चीजों को, फैक्ट को याद करना या रंगों को याद करना या चिन्हों को याद करना, ऐसा समझना सीखता है। और फिर उसमें अंडरस्टैंडिंग की जो है, जिसमें कंसेप्ट जो उसके दिमाग में बन रहे हैं, है ना, अलग अलग चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, जो अपने आसपास के वातावरण के प्रति, और उसमें फिर उस कंसेप्ट को वो अलग जगह यूज अप्लाई कर पा रहा है और फिर एनालाइज कर पा रहा है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है वो 12 साल तक जो है वो बच्चा, या 12 या 14 साल तक इवेल्युएट और क्रिएट करने की स्थिति में, जिसमें वो कुछ डिजाइन कर पा रहा है, कुछ असेंबल कर पा रहा है। तो इस तरीके से जिसको कहें कि उसका संज्ञानात्मक विकास हो पा रहा है, जिसमें वो विभिन्न तरीके की चिंतन प्रक्रियाओं से गुजर रहा है और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर पा रहा है। इस तरीके से एजुकेशनल इसका इम्प्लीमेशन हुआ। और इसी इसी को ही आगे बढ़ाते हुए कुछ थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो अभी मेरे पढ़ने में आ रही हैं, वो ये थी कि
जिसमें कुछ कुछ साइंटिस्ट ने जो है वो किस तरीके से बच्चे सीखते हैं या किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो जिसमें पावलोव का सबसे जिसको कहें विख्यात मॉडल है, जिसमें वो कुत्ते के ऊपर कुछ उनका एक्सपेरिमेंट है। वो ये मानते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट यदि चारों आप यदि यूट्यूब पे यदि वीडियो के साथ देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। मैं कुछ कुछ आपको यहाँ पे कन्वे कर देता हूँ कि कंडीशनल रिस्पॉन्सिव जो थ्योरी है वो ये कह रही है कि किन्हीं खास परिस्थितियों में कोई व्यक्ति कुछ खास तरीके का व्यवहार कर रहा है। जैसे उन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट किया कि कुत्ते को बांधा और एक घंटी बजाई और उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर घंटी बजा के खाना दिया, तो जैसे ही खाने को देखा तो वो उसके मुंह में लार आ गई। और फिर घंटी बजा के उसको कुछ नहीं दिया तो लेकिन लार तो आई गई फिर। तो यानी कि जैसे ही उसके सामने कुछ वातावरण में कुछ परिवर्तन आया और कुछ उसके माध्यम से जो है उसने उसको कुछ ऑब्जर्व किया और उसके आधार पर जो है वो उसमें कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, कंडीशनल रिस्पॉन्स आ रहा है कि ये घटना होने से, घंटी बजने से जो है वो मुंह में लार आ रही है। तो ये कुछ डॉग के ऊपर था पावलोव का एक्सपेरिमेंट। दूसरा कोयलर के का एक्सपेरिमेंट इनसाइड थ्योरी, जो उसने बंदरों के ऊपर किया, चिंपैंजी के ऊपर किया कि एक कमरे में कुछ केला कुछ ऊंचाई पर टांगा, कुछ डब्बे नीचे छोड़ दिया और एक छड़ी को जो है कमरे में छोड़ दिया। इसमें मूलतः ये बताने का प्रयास किया कि जो मतलब इसको ऐसा माना गया कि ये बच्चों के ऊपर ही एज इट इज लागू हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी ह्यूमन है, वो अपने इनसाइड, अपने अंदर से ही जो है उसके समाधान प्रस्तुत हो रहा है कि वो कुछ चीजों को आपस में जोड़ेगा। वो डब्बों को ऊपर से रखे, जैसे चिंपांजी ने 2 डब्बों को रखा और फिर वो डंडे से वो केले को नीचे उतारा। तो इस तरीके से जो है वो इसको एज इट इज ऐसा माना कि ह्यूमन भी ऐसा ही करता है और अपने आसपास जितना भी उसको संसाधन दिखता है उसके आधार पर वो कुछ अपनी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तीसरा ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, और थॉर्नडाइक का है, जो बिल्लियों के ऊपर उसने कुछ उसने जो है प्रयोग किए। और इसी के साथ ही जो ऑपरेशनल कंडीशनल थ्योरी स्किनर, जिसमें चूहों के ऊपर कुछ प्रयोग किए। बिल्ली वाला प्रयोग बेसिकली ये था कि किसी एक डब्बे में जो है वो बिल्ली को बंद कर दिया और एक बटन छोड़ दिया, और जैसे ही वो बटन दबता था वो गेट खुल जाता था। तो जैसे ही एक बार पहले तो बिल्ली को तकलीफ आई, फिर एक बार गेट खुला, फिर दूसरी बार खुला, फिर तीसरी बार खुला। ट्रायल एंड एरर मतलब बार बार कोई प्रयास कर रहा है, कुछ गलती हो रही है और कुछ वापस से सही हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ट्रायल एंड एरर के मेथड के माध्यम से जो है वो किस तरीके से लर्न हो रहा है किसी बच्चे को, उसमें उन्होंने शिक्षा शास्त्र में प्रयुक्त करने का प्रयास किया। चौथा है ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी बाय स्किनर। इसमें पनिशमेंट और रिवॉर्ड इसमें महत्वपूर्ण जो इसका पॉइंट है कि इसमें वो एक चूहे को जो है वो किसी डब्बे में बंद कर दिया और एक बटन पर जो है वो हरी बत्ती और कुछ खाना मिलता था, और एक बटन पर जो है लाल बत्ती और कुछ करंट मिलता था। तो बार बार जैसे ही लगातार प्रयोग करने पर पता पड़ा कि चूहा जो है वो बार उस बटन को प्रेस नहीं कर रहा है जिसमें वो लाल बत्ती जल रही है और करंट आ रहा है। तो इससे पता पड़ रहा है कि पनिशमेंट, अच्छा काम करने पर जो है रिवॉर्ड मिल रहा है और बुरा काम करने पर पनिशमेंट मिल रहा है। इसको शिक्षा शास्त्र में इस तरीके से थ्योरीज ऑफ लर्निंग के रूप में कुछ कुछ प्रयोग हुए। विविध थ्योरियों को और सिद्धांतों को अध्ययन करने के बाद जो मेजर टेंडेंसीज हैं कंटेम्प्रेरी चाइल्ड साइकोलॉजी की, वो कुछ मैं इसको पॉइंट आउट कर पाया हूँ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कि पहला जो है ये साइंटिफिक अप्रोच है। मतलब इसमें कोई भी बात जो है वो मनोवैज्ञानिक हवा में नहीं कह रहे, मतलब कोई अजम्पशंस नहीं है। बाकायदा पॉपुलेशन और अपना जिसको कहें ना सैंपल के माध्यम से, बिल्कुल बंद कमरे में एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कुछ कुछ सिद्धांत और प्रस्तावनाएं कोई भी वैज्ञानिक प्रस्तुत करता है। और चूंकि ये साइंटिफिक है इसलिए ये सीक्वेंशियल भी है और एक्सपेरिमेंटल भी है। लगातार और रोज नए एक्सपेरिमेंट और रोज नए इसमें वेरिएबल और रोज नए जो है वो सीक्वेंस इसमें लगातार, मतलब इसका मतलब ये है कि ये गतिशील है, मतलब स्टैटिक नहीं है। मतलब एक बार किसी ग्रैंड थ्योरी की भी बात नहीं कर रहे और कोई अंतिम ज्ञान की भी बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो ये है कि चाइल्ड साइकोलॉजी में या किसी बच्चे के मन पर जो है वो इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसमें इंटरनल फैक्टर भी ये मानते हैं कि जीन्स का और
जितना भी इनका हेरिडिटी का जो है वो प्रभाव है, जैसे चौथा पॉइंट जैसा आ रहा है कि किसी एक जमाने में ऐसा माना जाता था, जैसे जॉन लॉक ने कहा कि बच्चा एक खाली स्लेट है। तो 16वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता था, लेकिन बाद में आते आते ऐसा नहीं माना जा रहा है, और ऐसा कह रहे हैं कि बच्चे के पास पहले से ही कुछ अंतर्निहित ज्ञान है, जिसको जो है जीन पियाजे जो है वो कह रहे हैं कि स्काई माँ है ना। तो बाहरी वातावरण जो है वो, उसमें संस्कृति कैसी है, उसकी सभ्यता कैसी है, पारिवारिक माहौल कैसा है, आसपास का बाजार कैसा है ना, आर्थिक कारक कैसे हैं, वो सारा बहुत महत्वपूर्ण इसमें किसी भी बच्चे के जो है वो डेवलपमेंट में वो महत्वपूर्ण योगदान रखता है। लैक ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज, ये पहले भी कुछ सेशंस में ये बात आई थी कि कोई एक जो है वो सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है। जैसा जैसा जिसको एक्सपेरिमेंट समझ में आया, कुत्ता बिल्ली बंदर जो भी जिसको समझ में आया, वैसा वैसा उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी जो है वो रिजल्ट्स को प्रस्तुत किया, और है ना इस तरीके से बिलीव दैट थॉट प्रोसेस वैल्यू सिस्टम ऑफ ह्यूमन कुड बी चेंज। ये अच्छी बात है इसमें कि साइकोलॉजिकली ऐसा माना जाता है कि हाँ व्यक्ति बदल सकता है। हालांकि ऐसा ऐसा कहते हैं कि 2 से 5 साल 6 साल तक की आयु के अंदर जो जितने भी मेजर चेंजेस जो हैं बिहेवियर में होने होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा ही मानता है कि लॉन्ग टर्म यदि किसी व्यक्ति के साथ काम किया जाए तो उसको बदला जा सकता है, उसका उसका जो वैल्यू सिस्टम है, उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको बदला जा सकता है। अगला पॉइंट है कि डेवलपमेंट इज कांस्टेंट इन ह्यूमन बीइंग। ये अच्छी बात है कि ऐसा मानते हैं कि ये विकास जो है हमेशा चलता है ना, मतलब बचपन से लेके प्रौढ़ अवस्था तक, जब तक आप हैं मतलब सशरीर हैं तब तक आपका विकास होगा। और 9th पॉइंट है इसमें कि एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल एंड हैज ओन नीड्स। अपनी जरूरतें हैं, यानी कि हम इसमें इसमें कंटेम्प्रेरी चाइल्ड साइकोलॉजी में ऐसा ही माना जा रहा है कि हर बच्चे की और हर इंडिविजुअल की अपनी अलग नीड है। तो उसकी नीड को उसको नीड को पहचान कर उसको वैसा यदि दिया जाए तो उसका और अच्छी तरीके से उसका जो है डेवलपमेंट हो पाता है। और कंटेम्प्रेरी चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में भी जो है वो ऐसा मानती है कि अंतर है। ग्रोथ जो है वो शारीरिक ग्रोथ को ले रहे हैं, और डेवलपमेंट को ऐसा कह रहे हैं कि जो थॉट प्रोसेस में जो ग्रेजुअली और क्वालिटेटिव चेंज है वो जो है उसको डेवलपमेंट कह रहे हैं। तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट से अलग है। और नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल और मल्टी डिसिप्लिनरी। तो अब जितना भी किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल है, सोशो इमोशनल कॉग्निटिव है, ये सब एक साथ धीरे धीरे हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि किसी एक दौर में, हो सकता है कि किसी एक दौर में शरीर की आयु के कोई खास पक्ष ज्यादा बड़ा हो, लेकिन ये साथ साथ चलने वाली चीजें मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग दिशाओं में एक साथ चलती हैं। और इसमें विविध विषय समाहित हैं, मतलब केवल साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि इसमें ये भी है कि शिक्षा शास्त्र भी है, और इसमें पेरेंटिंग का भी एक बड़ा रोल है, इसमें जितना आसपास का वातावरण है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरीके से जो मेजर टेंडेंसीज हैं वो इस तरीके से हैं। और जो लूप होल्स या जिसको कहें ड्रॉबैक, जिसको कहें जो कंटेम्प्रेरी चाइल्ड साइकोलॉजी में है, जिसमें पहला पॉइंट है जो पहले भी कई बार यहाँ डिस्कस हुआ इस फोरम पे कि लैक ऑफ पर्पस, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पर्पस क्या है। अभी ये पूछने जाएंगे तो अभी वो नहीं पता है किसी को ना, वो अच्छा अच्छा सब चल रहा है वहाँ पे, ओनली हैव गुड एस्पिरेशंस, है ना। एक बच्चे का जो है वो विकास अच्छे तरीके से सोचने समझने लग जाए, या वो तर्क का यूज किस तरीके से करे, वहाँ वो नहीं है ना। वहाँ पे एक शब्द है केवल, ना उनका अर्थ है, और जिसको कहें कि वस्तु वस्तु भी नहीं है। और तीसरा ये कि जितना भी चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ जो है वो जितना भी विकास जुड़ा है बच्चे के साथ, वो किसी व्यवस्था पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिलाता है। जैसा कि यहाँ मध्यस्थ दर्शन में है ना, कि स्वयं में व्यवस्था हो और किसी व्यवस्था में कोई बच्चा भागीदारी कर पाए, वहां तक पहुंचने का रास्ता अभी नहीं है ना। तो व्यवस्था नाम के किसी कंसेप्ट का वहां पे इंट्रोड्यूशन अभी इस समय नहीं है। ये भी बात जैसे पिछले स्लाइड में बात हुई थी कि अभी ये वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि हर व्यक्ति की अलग नीड है ना।
लेकिन दर्शन पढ़ने के बाद हमको ये कम से कम क्लैरिटी रहती है कि शरीर की आवश्यकताएं हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन मन की आवश्यकताएं वो सभी की हैं और वो एक जैसी हैं, है ना। तो उस तरीके का कोई बाइफिकेशन नहीं है। और कंटेम्प्रेरी चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन और ये टीचर को जो है वो इस सेपरेटेड डोमेन्स में अलग अलग करके देखता है। इसका जो होलिस्टिक व्यू इस समय नहीं है। मतलब जो शिक्षा में काम कर रहा है वो शिक्षा में ही कर रहा है, और जो स्कूल में कर रहा है उसको कॉलेज वाले से मतलब नहीं है। वो अलग अलग डोमेन में अब सोच रहे हैं कि ये कैसे ठीक हो जाए। तुरपाई लगाना जैसे होता है ना, किसी कहीं फट जाता है कोई कपड़ा, तो हर जगह कुछ कुछ कमियां हैं, वो उसी को ही पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा होलिस्टिक व्यू ऐसा समझ में आ रहा है ऐसा नहीं है। इसमें जो अगला पॉइंट है कि कन्फ्लिक्ट इन फैमिली वैल्यू सिस्टम वर्सेस सोशल वैल्यू सिस्टम। अभी क्या होता है कि बच्चा परिवार में कुछ अलग सोशल पारिवारिक वैल्यू चलते हैं, वो सच बोलो और झूठ मत बोलो, अच्छा करो, और वो जैसे ही वो समाज में जाता है वो समाज कुछ अलग तरीके से चल रहा है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है जिसमें कहीं एक रूपता नहीं है ना, किसी परिवार परिवार और ये पारिवारिक समूह के बीच में, परिवार और समाज के मध्य में, वो इसमें साफ दिखाई देता है। संस्कार पक्ष की कोई इसमें बात नहीं है, और केवल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर ही बहुत ज्यादा जोर है। और जीन हेरिडिटी को ये मानते हैं कि हाँ कुछ पिछले माता पिता से कुछ मिल जाता है, बाकी व्यक्ति का खुद का संस्कार पक्ष है वो, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मैं बहुत अच्छा साइकोलॉजी पढ़ के मेरे में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी इस समय ये साइकोलॉजी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। और वैल्यू एजुकेशन का भी कोई इसमें चांस नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें यही है कि वो सोचने समझना अच्छा लग जाए और लॉजिक अच्छा आ जाए, लेकिन उस लॉजिक का क्या होगा इस या इसको किस दिशा में ले जाना है, इसका कोई वो डायरेक्शन नहीं है इसके पास। तो प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा तो यहाँ तक है। दूसरा ये है कि इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ रेफरेंसेस हैं जो एजुकेशनल पेडागोजी के रूप में हमको समझ में आते हैं। उसमें ये कुछ किताबों के नाम इसमें इस स्लाइड में है। जैसे समर हिल यदि आप पढ़ेंगे तो समर हिल ब्रिटेन का एक स्कूल है ना। एएस नील उसके प्रिंसिपल हैं, और मतलब बेसिकली ये जिसको कहें ना कि अच्छा अच्छा जो जिसको कहें संवेदनशीलता तक जितना अच्छा पश्चिमी साइकोलॉजी और एजुकेशन सिस्टम में किया है, उसका एक ये प्रतिरूप है ना। क्योंकि जितना भी अच्छा चाइल्ड साइकोलॉजी और जितना भी अच्छा कंटेंट है वो वहां तक ही पहुंचा पा रहा है कि संवेदनशील हो जाए, या जिसको दर्शन की भाषा में कह रहे हैं कि 4.5 क्रियाओं तक और कुछ कुछ न्याय दृष्टि का अच्छा अच्छा लगना जैसा कुछ होता है, बाकी इसके आगे कुछ नहीं, है ना। दूसरा गीजूबाई ग्रंथावली यदि आप पढ़ें, है ना, 12 किताबों का सेट है, और उसमें 3-4 किताबें पेरेंटिंग के ऊपर हैं, 2-3 कहानी शास्त्र के ऊपर हैं, और 2-3 किताबें मॉन्टेसरी पद्धति के ऊपर हैं, जिसमें किस तरीके से बच्चों का जो है वो संज्ञानात्मक विकास हो अच्छे से, उसको इन्होंने दिखाया। तो चांद बहुत अच्छी किताब है, सबको पढ़ना चाहिए उसको, मस्ट रीड है। छोटी सी बच्ची की कहानी है, इसको एक स्कूल से निकाल दिया और फिर किसी दूसरे स्कूल ने जो है इसको लिया, और वो ट्रेन के अंदर वो स्कूल चलता था, और वो उसकी पूरी कहानी की किस तरीके से उसको आजादी मिली, और वो किस तरीके से जिसको कहे ना कि बिना किसी रोक टोक के उसका विकास हुआ। अब जॉन हॉल्ट की 3-4 किताबें, इंस्टेड ऑफ एजुकेशन, एस्केप फ्रॉम चाइल्डहुड, हाउ चिल्ड्रन रन, इसको भी पढ़ा जा सकता है संदर्भों के लिए। और एनसीएफ और टीचर एजुकेशन का करिकुलम फ्रेमवर्क 2009, ये कुछ चीजें इसमें मदद करती हैं। कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो हिंदी लिटरेचर से हैं, कुछ कहानियां जो केवल टीचर एजुकेटर्स के लिए और कुछ बच्चों को सुनाने के लिए भी, क्योंकि बाल मन पर जो है वो कहानी का जो है वो बहुत गहरा असर होता है। किस तरीके से आप सुना रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो फिर बार बार सुना रहे हैं, है ना। उससे एक दिशा मिलती है कि वो एक्चुअल में वो चाइल्ड बच्चा जो है वो किस किस दिशा में जाए। हालांकि ये अल्टीमेटली यहाँ पे कोई व्यवस्था का स्वरूप नहीं है, और लेकिन हाँ एक संवेदनशील मानव बनने के लिए जितना भी साहित्य की अभी इस समय आवश्यकता है, उसमें ये कुछ चीजें मदद करती हैं। जैसे ईदगाह कहानी हम सब लोगों ने कुछ कुछ में पढ़ी ही होगी, है ना। वो खुद के लिए मिठाई नहीं ले रहा है और दादी के लिए चिमटा लेके जा रहा है।
और इसी तरीके से पाजेब एक कहानी है, या खेल चोर, ये कुछ कहानियां हैं जो, जिसको कहें ना, एक कहानी जो है वो जैसे बड़ा आदमी है, हैप्पीनेस करिकुलम की एक कहानी है, वो यदि बच्चों को सुनाई जाए या टीचर्स को सुनाई जाए, है ना, तो उससे उससे एक सेंस बनता है कि उन्मुक्त शिक्षा और किस तरीके से जो है वो बिना रोक टोक के जिसको कहते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट किसी चाइल्ड का कैसे हो सकता है, ये उसमें कुछ ये चीजें मदद करती हैं। कुछ रेफरेंसेस हिंदी सिनेमा से भी हैं, तारे जमी पर या हिच की फिल्म देखी होगी जो टीचर्स अच्छे होंगे, या स्टैनली का डब्बा गट्टू, आई एम कलाम धना, की सारे ऐसे जो बाल मन को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा मसाला भी होता है, लेकिन देखने के लिए जो है ये एक सेंस बनाने के लिए ये अच्छा अच्छा सोर्स है, फिल्में या ये कहानियां या ये जो किताबें हैं। मध्यस्थ दर्शन जो कह रहा है बच्चों के बारे में, वो बेसिकली कह रहा है कि कोई भी बच्चा जो है वो सत्य वक्ता है, सच बोलना चाहता है, सच समझना चाहता है। जिज्ञासा, सही को समझने की जिज्ञासा है, न्याय की अपेक्षा है, और सही कार्य व्यवहार करने की चाहत। तो चाहत के रूप में यहाँ पे हर बच्चा जो है वो बराबर है ना। जैसे मेरा एक भतीजा है, और उसका मैं कुछ डायरी वो लिखता है, तो ये 2020 की डायरी है ये। तो इसमें कुछ सवाल हैं उसने लिखे, और थोड़ा इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो मैं पढ़ देता हूँ कि पढ़ते क्यों हैं, ईश्वर है क्या, लोग गेम क्यों खेलते हैं, इंसान ने बिजली कैसे बनाई, इंसान ने सब बनाया है क्या, इंसान को लक्ष्य कैसे मिलता है। तो ये इस समय जो है वो 8 साल का, 8 या 9 साल का है, और उस समय ऐसे प्रश्न सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये, इस बात पे तो हमारा विश्वास बनता है कि बाबा जी ने जो दर्शन में बच्चों के बारे में ये जो 4 मूल प्रस्थापनाएं दी हैं, ये हर बच्चे में समान है और इनकी आवश्यकताओं की ही पूर्ति होनी है। इसी तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी के माध्यम से या ये विषय के पढ़ाने के माध्यम से कहाँ तक पहुंचना है, तो ये जो जिज्ञासा है ये समाधान में, है ना, परिवर्तित हो। और अच्छा, क्या हो रहा है कि जिसमें एक महत्वपूर्ण बात ये रह गई कि जितना भी ये मनोविज्ञान है ये यांत्रिक है। कंटेम्पररी चाइल्ड साइकोलॉजी वाला हिस्सा है, जितना भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ ये यांत्रिक है। ये यांत्रिक होने के कारण केवल उसी चीज को कैटर कर रहा है कि हाँ बाजार की जरूरतें पूरी हो जाए, है ना। और जो जो मानवीय क्षमताएं हैं उसमें उस वो कितनी ऊपर जा सकती हैं, वो किस तरीके से पल्लवित हो सकती हैं, उसका अभी कोई मैकेनिज्म इस समय नहीं है ना। क्योंकि जो सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, या जो इस समय सब कुछ चल, एआई और ये सारा चीजें की, है ना, वो बार बार ऐड ऐड दिखता है कि हाँ ये सामान खरीद ही लो। वो मनुष्य के साइकोलॉजी में कितना प्रेशर रहता है कि हाँ वो बार बार वो चीज आ रही है और एक बार वो क्लिक हो ही जाता है, फिर खरीद भी लेते हैं, वो सामान बिक भी जाता है। तो जितना भी ये प्रयास हुआ है यांत्रिक है ना, बिल्कुल एकदम मैकेनिकल है, और इस वजह से जो है इसका इसका जो क्षेत्र है वो कम है। इसी वजह से इसमें कोई व्यवस्था का स्वरूप का उदय नहीं हो पाया। तो ये जो जिज्ञासा है ये समाधान तक पहुंचे, है ना, क्या क्यों कैसे के उत्तर हमें मिले। जो ये सत्य वक्ता है, जो सत्य को समझकर जो है वो सत्य को कह पाए, ब्रह्मानुभूति को कह पाए, है ना, तीनों ज्ञानों को समझकर कह पाए, है ना, इसी को ही सत्य वक्ता कहा। जो न्याय का याचक है वो आगे चल के जो वो न्याय का प्रदाता हो जाए, और जो सही कार्य व्यवहार है वो निपुणता, कुशलता और पांडित्य में परिवर्तित हो जाए, है ना, विज्ञान विवेक पूर्वक जी पाए और खुद स्वयं में व्यवस्थित हो पाए, व्यवस्था में भागीदार हो पाए। तो यहाँ तक की यात्रा है। और ये एक महत्वपूर्ण स्लाइड है जिसमें जो बेसिकली जो बात कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या है ना मध्यस्थ दर्शन में, इसका किस तरीके से, जैसे अनुसरण का काल है ना, अनुकरण का काल 6 से 11 वर्ष के लिए, फिर अनुशासन, स्वानुशासन और प्रमाणीकरण। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हर हर जो स्टेज है उसका एक विशेष वो है, एक विशेष तरीके का इसमें नीड डिमांड हो रही है। जैसे अनुसरण 0 से 5 वर्ष में जो है वो 3 तरीके के यदि विकास माने जाएं, कि एक तो साइकोमोटर विकास हो पाए, इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाए, और अफेक्टिव डोमेन व्यवहार में भी कुशल हो पाए, तो
अनुसरण 0 से 5 वर्ष की आयु में कम से कम इस चीज का भास हो जाए कि हाँ, श्रम नियोजन की स्वीकृति हो, निपुणताओं का विकास हो, सामाजिकताओं की पहचान हो, संबंध की पहचान हो पाए, कर्तव्य दायित्व की पहचान हो पाए, है ना। और इसी के साथ 6 से 11 वर्ष में जो है, मतलब 11वां तक अनुकरण अनुसरण तक अनुशासन में ऐसा हो पाए कि हाँ, निपुणता कुशलता तक पहुंच पाए, सामाजिकता में निष्ठा बन पाए, है ना, कर्तव्य दायित्व की स्वीकृति और निर्वाह भी हो पाए, जागृति की अपेक्षा रह पाए और आभास तक वो चीजें पहुंचे। स्वानुशासन और प्रमाणीकरण में भी आगे की स्टेजेस जो हैं वो इसको फॉलो करें। तो इस तरीके से प्रोसेस इस तरीके से दिखता है कि हाँ, कुछ कुछ चीजें शुरू से ही है ना, माता पिता को देखते हुए, परिवार के वैल्यू सिस्टम को देखते हुए बच्चे में आ जाए, और फिर जैसे ही सामाजिकता में वो जाए उसको कुछ वहां से और इनपुट मिल पाए। तो मेरा प्रेजेंटेशन तो यहाँ तक ही था। अब आगे कुछ संदीप भैया। जी बहुत बढ़िया भैया। आपने तो कॉन्टेम्परेरी से लेकर मध्यस्थ दर्शन के तुलनात्मक दृष्टिकोण को समेट करके ये प्रेजेंटेशन किया है भैया। सुनते रहने का मन कर रहा था, लेकिन बहुत जल्दी आपने समापन कर दिया, क्योंकि जिन पिक्चरों और किताबों के नाम आपने लिए उसमें दो चार के ही जिक्र किए। मैं तो सत्यजीत राय की पाथेर पांचाली में जो बच्ची मिठाई वाले को बहंगी पे ले जाते देखती है और खरीद नहीं पाती है, उस दृश्य में फंसा हुआ था। तो खैर, किस तरह से परंपरा ने हमें जो है वो बच्चों को समझने के लिए यहाँ तक पहुँचाया है, और जो कमियां हैं उसको आपने बड़ी बारीकी से रखा है। तो मैं मंच को खुला रखता हूँ बाकी सबकी जिज्ञासाओं के लिए, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है तो सब स्वाभाविक रूप से जुड़ ही जाते हैं। सबके सब बच्चे थे और सबके घर में बच्चे हैं, और उसके मनोविज्ञान में मतलब हम अपना बचपन सहज ही जो है देखना शुरू कर देते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो भैया ने प्रस्तुति की है, इसमें हमारे लेखन को लेकर के क्या इसकी उपयोगिता है, इस पर अपने प्रश्न रखें, और बाकी कोई और जिज्ञासा हो तो भी रखें। जी स्वागत है। मुझे लगता है कि लोग जब तक कि वो आपके सारी चीज़ों को एक बार फिर से मन में दोहराएं और प्रश्न रखें। मैं कुछ और बिंदुओं पर आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा था कि ये कुछ थ्योरियाँ जैसे कि अटैचमेंट थ्योरी मैंने सुना है बाल मनोविज्ञान में, जहाँ माता शिशु संबंध पर खासी चर्चा है, क्योंकि शिक्षा गर्भ से शुरू होती है, ऐसी एक सूचना है। तो इसको लेकर के चर्चा नहीं आई है आपके इसमें, या इसी में कहीं पर दबी रह गई है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। और उसी तरह एजुकेशनल डेवलपमेंट थ्योरी भी है इसके ऊपर। और एक और जो अहम मुद्दा है वो है जो मानसिक विकास या जो इश्यूज आते हैं। आपने सीधा एक लाइन कह दिया कि अनेबल टू डील विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो अभी के। तो बिल्कुल ऐसा कह देने से क्या अभी हमारे पास कुछ भी नहीं परंपरा में है जिससे बच्चे की मानसिक स्थिति से डील किया जाए, या उनमें जो विकृतियां हैं, तो क्या सार्थक चीजें अभी हमारे पास हैं, उस पर थोड़ा सा कहना। भैया आखिरी वाले बात पे मैं थोड़ा रख देता हूँ कि जब कह रहे हैं कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई सही सही चीज नहीं है ना। कुछ गलत हो रहा है उसको रोक दें या गलती ना करें, इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ सही हो रहा है ना। तो उसको मैं तो इस तरीके से देखता हूँ। और पहले दो प्रश्नों पर ऐसा है कि मेरा अभी अध्ययन प्रारंभिक स्तर पर ही है, तो इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए वो एक बार वो मेरे आँख के आगे से गुजरी थी, जो आप कह रहे हैं अफेक्शन थ्योरी, है ना। तो उसको मैं, और मेरे को लगता है मेरे को और अध्ययन की आवश्यकता है। तो इस वजह से यदि आरती दीदी दे पाए उसका जवाब तो ठीक रहेगा, यदि कुछ उन्होंने पढ़ा हो तो।
धन्यवाद भैया, कोई बात नहीं है। मैं भी जस्ट एक रफ व्यू लिया था कि मैं शायद इन बिंदु पर आपसे प्रश्न करूंगा, हाँ भैया, वो अब इस थोड़ा तरीके से। दम लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा विषय नहीं है ना ये। और मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा, साइंस पढ़ा नहीं, तो अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वैसी भी आ रही है जो पकड़ में नहीं आ रही है। तो आ, वो भी है। अभी जब मध्यस्थ दर्शन समाज में लोक व्यापीकृत नहीं हुआ है भैया, तो ऐसे में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या व्यावहारिक उपाय हो सकते हैं? इस पर अपनी बात थोड़ी सी अभी आप रखना। जी भैया, आवाज कट गई। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि चूंकि मध्यस्थ दर्शन, जैसा कि आपने लास्ट की स्लाइड में रखा, सेकंड लास्ट में, कि बालक सत्यवक्ता होता है, जिज्ञासु होता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, न्याय का याचक होता है, ये सूचना हमें मध्यस्थ दर्शन से मिली है। जी। लेकिन अभी जैसे जो माता पिता हैं, उनको हम समाज में ले जाएंगे, ये अपनी बात को कहने के लिए जाएंगे उनके पास, तो वो अपने बच्चे की देखभाल, उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें? कुछ व्यावहारिक टिप्स यदि आप दे पाते हैं दर्शन की जानकारी के बगैर वाले अभिभावक के पास, तो थोड़ा सा शायद, हाँ, या इसमें कैसे अभी लोग डील करते हैं अपने बच्चों से। नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, जैसे इसको तो मैं बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में 4 बच्चे हैं। और 13 साल, 11 साल, 8 साल, 6 साल, इस तरीके की उनकी उम्र है, तो हर आयु वर्ग का बच्चा दिखता ही है। तो एक चीज तो ये समझ में आती है कि पेरेंटिंग कोई बड़ा मुद्दा है ना, जिसको हमने बहुत लाइटली ले लिया या जिसको जिसको साथ जो है वो डील नहीं किया। तो पेरेंटिंग में सबसे पहला ही मुद्दा ये है कि जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा आप खुद हो जाएं, है ना। क्योंकि आदेश, उपदेश, ये जो अनुसरण अनुकरण जो है, ये बहुत लंबा समय तक काम नहीं करता है। और एक समय के बाद जो, जैसे सोम भैया परिचय शिविर में अक्सर ये कहते हैं कि 10 साल में माँ निपटती है और थोड़े समय बाद पिताजी निपट जाते हैं, और फिर उनके पास एक ही काम की चीज है, पैसा, और बाकी समझ मेरे पास है ना। तो जितना भी हमने बच्चों को रोक रखा है केवल इस डर से कि वो कुछ गलत ना कर बैठे, तो वो उनको बंधन लगता है, तो फिर वो रेबेल होते हैं कि हमको ऐसे कैसे रोक रहे हैं। क्योंकि बाल मन जो है वो उन्मुक्त होता है, वो उड़ना चाहता है ना, कल्पनाओं में अलग अलग तरीके के वो खुद भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वो नहीं करने देते, रोक के रखते हैं, ये करो ये नहीं करो, बाबा जी जैसा जीवन विद्या एक परिचय में है। तो इस जी चक्कर में क्या हो रहा है कि बच्चा दब जा रहा है। उसकी जो 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 जिसको कहें ना कि संवेदनशील होने की भी जो चरम सीमा है वो एक परिवार में हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो पा रही है, जी वो कुंठित हो ही जा रही है। जी। तो जैसा ही वो दबता है बच्चा, तो फिर वो रिबेल होता है, वो विद्रोह करता है। तो ऐसा होता है, तो फिर वो कैसा अच्छा पेरेंटिंग। वो जो मैं आपको पीछे निकल गई ना, वो जीजू भाई की वो जी, 3 किताबें जीजूबाई हैं। की ग्रंथावली जो 12 किताबों। उसमें एक एक पुस्तक है, कठिन है माता पिता बनना, और उसका पहला चैप्टर है वैवाहिक जीवन की धन्यता कब समझ में आएगी। तो वो 3 किताबें हैं, माता पिता से अपेक्षाएं और प्रश्न, और वो यदि उस सामान्य चीजों को भी यदि पढ़ लेना, तो ऐसा बहुत बड़ा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से किसी बच्चे को कैसे बड़ा करना है ना। इतना सब जानकारी होने के बाद भी कई बार मेरे को भी ऐसा लगता है कि अरे गलती हो गई। तो फिर वो बच्चों के साथ काम करना वो बड़ा धैर्य का भी काम है, बड़ा लॉन्ग टर्म काम है, बहुत स्ट्रेटेजी बना के काम करना पड़ता है ना। लेकिन उन सबसे पहले खुद में, है ना, वो खुद खुद का आचरण जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनसे कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो करते हुए आपको देखते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से कुछ समझ में आ रहा है भैया। तो, बहुत कुछ समझ में आया कि कुछ अच्छे निर्देश और किताबों के जरिए, मूवी के जरिए हमारे पास पहले से मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन संवेदनशील होने की जरूरत है। अभी हमारे पास वो पवन भाई हैं जो एक स्कूल चलाते हैं और काफ़ी समय से इस फील्ड में हैं। वो कैसे, वो आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं। उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। पवन भाई, आप अनम्यूट करके अपने प्रश्न रखें। जी भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। और सभी को नमस्ते। स्कूल चलाते हुए 10 वर्ष का एक एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस पूरा नहीं पड़ता है। यहाँ
हम बच्चों को हर दिन नए नए आचरणों के साथ पाते रहे काफी दिनों तक, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर यह भी देखने को समझने का मौका मिला कि कुछ हैबिट्स के रिपीटेशन हैं और उसके साथ फिर हम क्या इंटरप्रेट करते हैं उस आधार पर उनका क्या प्रतिक्रिया आता है। इस रूप में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जैसा कि संदीप भैया ने बताया। काफी अच्छा लगा भैया आपने जो रखा, इसमें बिल्कुल माइक्रो लेवल की कई बातें जो छू गई है, और मैं भी मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान और उनका लाइफ लॉन्ग हैबिट डेवलपमेंट से संबंधित कुछ नोट्स तैयार कर रहा हूँ, कुछ अध्ययन कर रहा हूँ, इसमें ये काफी सहायक हुआ। मेरा एक प्रश्न था भैया, वह है कि बाल मनोविज्ञान को मतलब बाल मनोविज्ञान और मानव मनोविज्ञान को हम कैसे देखते हैं, किन किन जगहों पे, किन किन मुद्दों पर, किन किन मामलों पर ये सिमिलरिटीज में दिखते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और कहाँ कहाँ ये इसमें वेरिएशन है, इसको मैं समझना चाहता हूँ आपके साथ साथ। तो इस पर यदि कुछ आप बात करते हैं तो कारगर हो सकता है हमारे लिए। भैया आपका जैसा प्रश्न है ना, तो मैं भी इस चीज को समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अभी मेरा अध्ययन नहीं है, तो थोड़ा मेरे को और पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है ना। आपका तो खैर अनुभव बहुत ज्यादा है, आप ज्यादा बेहतर कुछ इसके बारे में बता पाए। अच्छा है ना, सॉरी संदीप भैया, बस एक चीज बोलना जी चाहूंगी। ये जो जी। चर्चा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी निकल के आ रहे हैं। तो क्या मैं विजय भैया से या संदीप भैया से किसी एक से, आप लोगों में से कोई एक इन क्वेश्चंस को लिख के अगर ग्रुप में पोस्ट कर दें, तो ये मतलब विजय भैया के लिए नहीं, सभी के लिए सोचने के कई अच्छे बिंदु हैं, जिसमें सभी लोग अपना बाद में शेयरिंग कर सकते हैं। जी, ये अच्छा हो गया दीदी। तो अपने प्रश्न यदि व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, आज के सत्र को लेकर जो भी मन में प्रश्न बन रहे हैं, तो वो प्रश्न सबके सामने आएंगे और उसके उत्तर जो है समयानुकूल तरीके से वो आएंगे। बहुत धन्यवाद दीदी। जो पवन भैया ने प्रश्न पूछा है कि बाल मनोविज्ञान और वयस्कों के मनोविज्ञान में क्या अंतर है, ये चीज तो मैं एक पंक्ति मैं रख सकता हूँ। इतना ही कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वातावरण से जो कुछ भी हमें सूचनाएं मिलती हैं और हमारे संस्कार में जो बदलाव होते हैं, या कहें मान्यताएं जो हम इकट्ठी कर लेते हैं, तो वो धीरे धीरे वो पुख्ता हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, और फिर हम एक खास किस्म के बिहेवियरल पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं। ये वयस्कों के साथ होता है, जबकि छोटे बच्चे जो है वो हमेशा कुछ नई चीज को लर्न करने के लिए तैयार होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और बदलाव की पूरी संभावना के साथ होते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो है उनके दोनों के मनोविज्ञान में मैं अंतर पाता हूँ। पवन भाई बाकी विशेष अध्ययन के लिए, जैसा भैया ने कहा, वो प्रस्तुत रखेंगे बाद में अपने उत्तर को। और अभी देख रहा हूँ मंजू दीदी के हैंड रेज हैं, तो दीदी आपका स्वागत है, आप अपने प्रश्न रखें। हम लोग बना लिए थे। मंजू शर्मा दीदी आपका हैंड रेज है, यदि आप प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हाँ संदीप भैया, एक बार चार्ट में देखेंगे, आप वो कुछ अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। मैं समझ नहीं पाया उनके प्रश्न को। प्लीज सी द चार्ट एंड ओपन। ये कौन से चार्ट की बात कर रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। भैया नमस्ते। जी 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 नमस्ते। आज आपने म्यूट कर दिया, कुछ बीच में कुछ बात भी नहीं कर पाया, और मैं काफी देर से मैसेज भी कर रही थी, लेकिन शायद आपने देखा नहीं है। ओहो, ये मैं होस्ट पावर मेरे पास नहीं है, मैंने म्यूट नहीं किया था दीदी। और यदि किसी ने कर दिया तो शायद सॉरी।
जी। नहीं होस्ट मैं हूँ, पर सबका अनम्यूट खुद से हो जाता है, वो आपको खुद ही अनम्यूट करना होता है। नहीं, कितनी बार प्रेस भी किया लेकिन हो नहीं अब तक। यार मुझे क्वेश्चन उस समय जब विजय बोल रहे थे तब एक अच्छा सा क्वेश्चन दिमाग में आया था, इट्स ओके नेक्स्ट टाइम। वो मैंने बहुत कोशिश करी उस पे, लेकिन वो द होस्ट हैज म्यूट यू, तो खोल ही नहीं पाया। कोई बात नहीं। कोई दीदी जो पूछना चाहती थी आप एक बार रिकलेक्ट करके हाँ, वो हमारे लिख के लिए बता। पूछना। ऐसे ही नहीं भैया के बीच में एक क्वेश्चन ध्यान में आया था, जैसे विजय बोल रहे थे ना कि जैसे कि वो पेरेंटिंग पे, तो सुबह आज आप लोगों ने सब दर्शना जी का भी क्लास अटेंड किया था हम लोगों ने, तो उसमें वो भी इसी तरह से विजय बता रहे थे कि पेरेंटिंग इज डेफिनेटली अ वेरी बिग आर्ट। हालांकि कोई जैसे कि दूसरी बार ये भी बोला गया कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक आर्ट तो है। इस बात को तो हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और वो बच्चों को बहुत बाद में बड़े होकर परेशान तो करती है। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट, विजय, हेलो। मंजू जी, राम राम। राम राम विजय बेटा। विजय बेटा जी कैसे हो? मैं अरे आपसे ये तो बड़ा कहने लंबे समय बाद हाय हेलो हो रहा है। हाँ, मैं आपसे ये कहने वाली हूँ बेटा जी कि आप अभी पापा बने नहीं हो ना, इसलिए वास्तव में ये आर्ट है। दम लगता है, वास्तव दम में आर्ट है बहुत देखता हूँ ना मैं। जी, आर्ट है बेटा। इट इज रियली आर्ट एंड वी मेक सो मेनी मिस्टेक्स। जब हम बड़े उम्र में पहुंचते हैं, जब हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं आपके जैसे, देन दे रिकॉल, मामा उस समय ऐसा हुआ था, मामा इस समय ऐसा हुआ था। एंड देन जैसे आज सुबह भी हमारी बात हो रही थी, हमें गिल्ट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इट डजंट हेल्प, लेकिन एक पछतावा तो रहता है कि अगर हमने ये किया होता तो बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा होता था, इस तरह से। और मैं अभी एक बुक पढ़ रही थी, द 7 हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कोवे की। उस बुक में उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से चाइल्ड साइकोलॉजी लिखा है। अगर आप सब लोगों को टाइम हो तो जरा आप पढ़ के देखना, बहुत सुंदर बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बेटा और बेटी को शेप किया था। क्या नाम बताया आपने? ये वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ओके। वो स्टीफन की बुक है। उसका फर्स्ट चैप्टर ही चाइल्ड रेजिंग पे है। अगर आप में से किसी को फुर्सत हो तो आप ये पढ़ के देखना। अभी इतना टाइम नहीं तो मैं थोड़ा सा बोल के भी बताती हूँ नेक्स्ट टाइम तक। एक चीज और जो मुझे काफी जिससे मैं प्रभावित हुआ भैया के प्रेजेंटेशन में, वो है उनके बच्चे की नोटबुक का वो फोटो उन्होंने अपलोड किया है, जिसमें कुछ सवाल ब्यूटीफुल। है हाँ जी, हाँ, कि पढ़ते क्यों हैं, ईश्वर क्या हाँ, है, लोग, ये क्या लिखा जी है, भैया, हाँ जी, कुछ उन्होंने सवाल लिखा है। तीसरे नंबर का प्रश्न मैं नहीं देख पाया, यदि भैया स्लाइड को दोहराए तो। इसके तीसरे बाद नंबर का प्रश्न, जी, हाँ, लोग आपके गेम क्यों खेलते हैं? हाँ, लोग गेम क्यों खेलते हैं, इंसान बिजली कैसे बनाई, इंसान ने सब सब बनाया बनाया है, है। सब बनाया है क्या? कितनी क्यूरियोसिटी होती है ना भैया। मैं एक जी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। When my boy was very small, तो वो हमारे बाजू में एक वो रहते थे, ओल्ड कपल था, बहुत ओल्ड थे। तो he used to go and play chess with them, रोज चेस खेलने जाता था, उसको बहुत शौक था। तो वो काफी ओल्ड थे दोनों, और उस समय मैं यंग थी, छोटी थी, 30-35 साल की होंगी। तो वो घर आते थे, घर आता था तो बोलता, मॉम आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं कहा क्या? कि आई डोंट वांट यू टू बी ओल्ड लाइक देम। उसको लगा कि ये सब बुढ़े होते तो मम्मी भी एक दिन बुढ़ी हो जाएगी, तो आई डोंट वांट यू टू लाइक देम, इट इज नॉट इन आवर हैंड्स। व्हाई? क्यों ऐसा क्यों होता मम्मी? हम क्यों नहीं अपने आप को रोक सकते? बच्चों की क्यूरियोसिटी इतनी सुंदर होती है ना कि हम जवाब ही नहीं दे पाते उन चीजों को। एक वो जो है अशोक जी, गोपाला भैया का है सेशन पेरेंटिंग के ऊपर, हाँ, अभिभावक का स्वरूप करके, जी, तो YouTube पे मिल जाएगा, यदि देखना चाहें तो अच्छा है, वो देख सकते हैं। ओके। किसका नाम बताया आपने? अशोक गोपाला भैया का। अच्छा, अशोक गोपाल। तो भैया बहुत शानदार प्रस्तुति के बाद मैं आखिर में एक बहुत प्रश्न अच्छा। रखना चाहता हूँ कि जैसे लेखन के लिए हम लोग इन प्रस्तुतियों को ले रहे हैं, तो आप लेखन के लिए क्या निर्देशन देना चाहेंगे कि क्या उसमें कंटेंट में क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिससे कि धीरे से हम मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान की तरफ हम इस चाइल्ड साइकोलॉजी को ले जाएं
नहीं, मैं निर्देश दूंगा कि मैं लूंगा? नहीं, सुझाव चाहते हैं भैया, कोई नहीं भैया, निर्देश आप मेरे को मांगे सुझाव दीजिए, मतलब एक्चुअल में स्थिति तो ये है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, तो सुझाव की आवश्यकता मुझे है इस समय। कहीं जाना था क्या? कहाँ जाना था? हाँ? पर अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत जी। बढ़िया था जय विजय, इट वाज वेरी अभी ब्यूटीफुल। वहीं रहोगे क्या? धन्यवाद। ओह, जी मोदी पवन जी भाई, आजकल आपका कहाँ हैं आप? भारत में हैं कि विदेश में हैं? नहीं, मैं इधर ही हूँ, अभी जाऊंगी 10-15 तारीख को, पर अभी इधर ही हूँ, बॉम्बे हूँ। आपको अच्छा। फोन करती हूँ अभी 5 मिनट में। ठीक है विजय। हाँ, आजकल तो पुष्कर में ही हूँ मैं। आप जहाँ आए थे ना पहली बार। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी फोन करती हूँ आपको 5 मिनट बाद, क्लास के बाद में। जी। हाँ, बहुत सारे लोग हैं अभी सभा में, तो मैं सबसे जो गुजारिश करूंगा कि इतनी बातों के बाद जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात होगी शेयर करने के लिए, तो उनका भी स्वागत है, हम कुछ मिनट उसके लिए ले सकते हैं। जी। जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, शालिनी दीदी, राधेश्याम भैया, यदि आप अपने कुछ दृष्टि प्रस्तुति को लेकर और बाल मनोविज्ञान को लेकर रख सकें। भैया मैं बहुत आखिरी समय में जुड़ा, जब भैया का क्लोजिंग चल रहा था, तो इतना रख नहीं पाऊंगा, थोड़ा वो सुनना होगा मुझे फिर से। ठीक है भैया। तो क्या हम इस सत्र को यहाँ समाप्त कर सकते हैं, यदि सबकी सहमति हो? 7 बज गए हैं और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने सारगर्भित स्लाइड्स को बना करके उन्होंने हमारे लिए जिज्ञासा का नया पुलिंदा खोल दिया है। मैंने सब्जेक्ट टॉपिक तो दूसरा लिया हुआ है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड फैमिली साइकोलॉजी, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी को भी देख करके लग रहा है कि मुझे इसके बारे में, वैसे तो पूरी जितनी प्रस्तुतियां हैं हम सबके सामने से ये सारी साइकोलॉजी के सारे हिस्से गुजर जाएं, इसके लिए हैं। इससे इसमें भी मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है। तो धन्यवाद भैया आपकी सशक्त प्रस्तुति के लिए, और आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए। सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद। नमस्ते भैया। सभी को नमस्ते।